आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। तो हम इसमें देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में सेल थ्योरी और बायोलॉजी से रिलेटेड हमने पढ़ा था। सेल थ्योरी क्या होती है, स्लाइडन और स्वान ने क्या कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका का समग्र अवलोकन के कोशिका एक्चुअल में होती कैसी है, इसका आकार क्या होता है, इसका माप क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। मतलब अलग अलग तरह की कोशिकाएं, अलग अलग तरह का माप होता है, उनका अलग अलग कार्य होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का जो लंबाई होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। और जो बैक्टीरिया होती है उसमें 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका में नर्व सेल में सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल की होती है। जैसे कि हम देखेंगे आरबीसी की कैसी होती है, गोलाकार की होती है, बाइकॉनकेव होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी की कैसी होती है, ऐसी होती है। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? लंबी होती हैं आकार में, लॉन्ग और नैरो। जबकि नर्व सेल की कैसी होती है? बहुत लंबी होती है, ब्रांच होती है और लंबी होती है। और जबकि ट्रैकियार्ड की कैसी होती है? एलोंगेटेड, यानी लंबी लंबे आकार की होती है। यदि हम देखें ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ओवम होता है, जिसे हम हिंदी में डिम्ब कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? कौन सा होता है? स्पर्म होता है। किसमें? अगर यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्पर्म होता है, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं में प्रकार। कोशिकाओं में दो प्रकार होते हैं। कोशिकाओं में दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का जो मेन होता है, मतलब होता है वो ये होता है, पहले जब पहले कोशिका बनी होगी तो वो कैसी होगी? वो आदिम प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहला प्रकार है आदिम, यानी वो मैच्योर नहीं थी। लेकिन बाद में यूकैरियोटिक कोशिका में क्या हुआ? वो सुविकसित हो गई। इसमें केंद्र पूर्णतः विकसित नहीं होता है, मतलब वो पहले बनी तो वो पहले विकसित नहीं हुई, फिर बाद में क्या हुआ? इसमें केंद्र पूर्णतः विकसित होती है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी सी इमेच्योर थी। मतलब केंद्र पूर्णतः, न्यूक्लियस जो रहता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः विकसित होता है। और इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो वो क्या होते हैं? 70S के होते हैं। जबकि इसमें क्या, कौन से उसके होते हैं? 80S के होते हैं। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें कोशिका विभाजन मुकुलन और विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। मुकुलन और विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। और जबकि इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसे होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मायोसिस के द्वारा होता है। अब हमें टाइप्स ऑफ सेल समझ में आ गया, जो कि दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो कौन कौन सी होती है? जीवाणु, नीलहरी शैवालें, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया, समजीव और पीपीएलओ। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। जैसे क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी है तो इनका जो विभाजन होगा वो भी कैसा होगा? बहुत तेज़ी से होगा। और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका भित्ति होती है इनमें, और कोशिका झिल्ली से घिरी रहती हैं और केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, इसमें माइकोप्लाज्मा को छोड़कर क्या होता है? कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जो कि इसके अंदर भरा रहता है पूरी कोशिकाओं में।
स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाए जाते, इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाएगा। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न एवं वह केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक में तो पूरा क्लियर रहेगा और वो बाउंडेड रहेगा, पूरा उसमें एक मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा हुआ रहेगा, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें नहीं होता है, वो ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ कैसे रहते हैं? नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए, ये यूकेरियोटिक सेल है जिसमें जो सेल है वो एक उससे घिरा हुआ नहीं है, वो पूरा फैला हुआ रहता है और कुछ और पदार्थ होते हैं जो कि इधर उधर बिखरे रहते हैं। इनमें मेनली आनुवंशिक पदार्थ जो रहता है वो पूरे उसमें फैला रहता है। वायरसेस, पीपीएल और बैक्टीरिया होते हैं। अब हम देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। आवरण युक्त, जैसे कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ और केंद्रक कैसे मिल रहे थे? पूरे कोशिका में फैले हुए थे, साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे। इसी तरह से ये क्या हो रहे थे? आवरण युक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ जो रहते हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा व्यवस्थित रहते हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय और कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इसमें अब हम देखेंगे आगे पार्ट ऑफ द सेल। सेल के कौन कौन से अंग होते हैं। पहले हमने प्रकार देख लिए थे, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब हम यूकेरियोटिक में सेल के अंग पढ़ेंगे, कोशिकाओं के अंग पढ़ेंगे। मेनली मेजरली जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है और प्रोटोप्लाज्म होता है, दो प्रकार की होती है। जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली हम बोल रहे हैं वो बाहर वाला हिस्सा होता है, मतलब जिससे वो घिरी हुई रहती है। और जो जीव द्रव्य होता है उसमें भी दो प्रकार होते हैं, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कई तरह के अंग होते हैं उनके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। और एक न्यूक्लियस एक अलग पार्ट होता है, न्यूक्लियस, जो कि बाउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम आगे पढ़ेंगे।